हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 25 अगस्त की प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है पंजशीर वैली के बारे में, जो अफगानिस्तान में और काफी दिनों से न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पर एक एथनिक ग्रुप है जिसने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ, उनको रेसिस्ट कर रहा है ये। पंजशीर वैली की खास बात यह है कि ये काफी टाइम से पहले भी जो रीजन काबुल पे जो भी कब्जा जिनका भी रहा हो, उनके खिलाफ यह हमेशा एक रेसिस्टेंस ग्रुप बना करता था। इसने हमेशा विद्रोह किया है जो भी ऑक्यूपाइंग फोर्स है उस रीजन में, उसके खिलाफ। तो पंजशीर वैली इस बार भी न्यूज में है। ये लोकेशन है पंजशीर वैली की, आप देख सकते हैं, काबुल से थोड़ी डिस्टेंस पर है ये। तो नॉर्थ सेंट्रल अफगानिस्तान में है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज के पास है ये। तो खास बात, पंजशीर वैली का नाम क्या है? तो नाम जो पंजशीर है इसको आप कह सकते हैं पांच शेर, उस तरह से लिया गया, पंजशेर वाली कहानी है ये। यहाँ पर जो इस पूरे रीजन में जो तालिबानी फोर्सेस हैं, मोस्टली जो ट्राइबल ग्रुप्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो हैं पश्तून ग्रुप्स। और यहाँ जो ग्रुप इस पंजशीर वैली में है वो है ताजिक्स, यानी एथनिक ताजिक्स। तो ये रेसिस्ट कर रहे हैं तालिबानियों को। और ये जो इसका नाम पड़ा है, पंजशीर रिवर यहाँ से बहती है। और उस पंजशीर रिवर में के आसपास पहले कहा था, मोहम्मद गजनवी जब यहाँ आया था तो उन्होंने 5 भाइयों ने मिलकर एक डैम बनाया था, ताकि जो तबाही उस रिवर की वजह से होती थी उसको रोकने के लिए। उसका नाम फिर पंजशीर वैली पड़ गया उन 5 भाइयों या 5 ब्रदर्स के नाम पर, जो कि फ्लड को रोकने में कामयाब रही थी इस रीजन में। तो ये है वो लोकेशन पंजशीर वैली की, जहां आप देख रहे हैं काबुल के ऊपर। और यहाँ पर रेसिस्टेंस देखा जा रहा है। नॉर्मली क्या होता था, यहाँ हमेशा जो मैंने कहा कि एक तरह से रेसिस्टेंस हुई है। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पन्ना मिला करता था, तो हीरा पन्ना बेच के और जो उससे फंडिंग होती थी वो की जाती थी हमेशा ग्रुप्स को यहाँ इकट्ठा करने के लिए। ये बात हो गई पंजशीर वैली की, एक ब्रीफ हमने जान लिया। अगला आर्टिकल बात करता है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ऑलमोस्ट इंडिया का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जिसका पहले नाम क्या था? हिली नेशनल पार्क था। तो यहाँ पर जो न्यू दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने रिसेंटली जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को ऐसा बोला है कि उनका जो उनके खिलाफ एक प्ली आई थी कि भाई जो टाइगर का ब्रीडिंग इलाका है इस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत, जहां पे टाइगर्स ब्रीड करते हैं, मूव करते हैं, वहां पर काफी वॉल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, इससे टाइगर्स की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, तो वो ठीक से ब्रीड नहीं कर पाएंगे, तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। तो उसको उसमें जो प्रॉब्लम्स उसको देखने के लिए दोबारा हाईकोर्ट ने कहा है एनटीसीए को। तो खास बात कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात आ रही है। तो ये पहले किस नाम से था? हिली नेशनल पार्क के नाम से था। कब स्टैब्लिश हुआ? 1936 में। और यहाँ से कौन सी रिवर्स बहती है? 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ से जो बहती है वो है रामगंगा, कोसी और सोना नदी। तो याद रखिए, ये कोसी अलग है, अगेन ये एक पेरेनियल रिवर है जो कोसी यहाँ से बहती है। रामगंगा नैनीताल से बहती है, हमें पता ही है, और सोना नदी, 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो यहाँ बहती हैं इस नेशनल पार्क से होते हुए। और यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। 75% टोटल एरिया इस जो टाइगर रिजर्व का है या जो नेशनल पार्क का है वो साल फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर आपको खास बात, रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिलता है, एशियाटिक एलिफेंट भी, और घड़ियाल्स भी। इसी रीजन के आसपास यानी उत्तराखंड में हम देखते हैं बहुत से नेशनल पार्क और रिजर्व एरियाज हैं, जैसे नंदा देवी नेशनल, पेलियाफ्लास नेशनल पार्क, और राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। बाकी एक और जिस चीज की बात यहाँ की वो थी एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि अगेन एक स्टैचुरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फोर्सेस एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करती है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 2005 में, और अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। क्यों? क्योंकि भाई टाइगर कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी कि जो भी वहां पे काम होते हैं उस रीजन में उनकी देखभाल करना, ये टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का ही काम होगा। इसके अलावा जो भी मैनेजमेंट है या सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात है वो भी एनटीसीए ही देखता है टाइगर्स या टाइगर रिजर्व्स के बारे में। तो एक स्टैचुरी बॉडी है, ये हमें पता ही होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है क्रिवक क्लास फ्रिगेट्स की, जो कि 2 एडिशनल क्रिवक क्लास फ्रिगेट्स हमें मिल रहे हैं रशिया से। रशिया के साथ, रशिया में जो क्रिवक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं उनको इंडिया में किसी और नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है उसका क्या नाम है? वो है तलवार क्लास फ्रिगेट्स। तो इसको इंडिया में कहते हैं तलवार क्लास फ्रिगेट्स। तो जैसे बाकी फ्रिगेट्स के केस में था, इंडिया और रशिया जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो कुछ फ्रिगेट्स इंडिया में बनाए जाएंगे। कहाँ पर? तो गोवा में बनाए जा रहे हैं, राइट। और ये रशिया के साथ इंडिया की जो ट्रीटी है उसके तहत होता है। और इन फ्रिगेट्स का मुख्य काम होता है कि नेवल मिशंस में जो सबमरीन्स वगैरह लार्ज शिप्स हैं उनके खिलाफ काम आते हैं। इंडिया ऑलरेडी 6 क्रिवक क्लास फ्रिगेट्स को इस्तेमाल करता है। एक तलवार क्लास है जो पहले बता चुका, और एक अपग्रेडेड तेग क्लास फ्रिगेट्स हैं। तो जो इंडिया ने साइन किया था 2016 में एग्रीमेंट, उसके तहत कि अब रशिया के बजाने के बजाय इंडिया में जो गोवा का शिपयार्ड है वहां भी ये मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अब अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो नाम में इसके स्टेल्थ है, तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसकी बहुत अच्छी होगी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब छुपचाप, बिना पकड़ में आई अपने काम को करके निकल ले किसी इलाके से। तो उसके लिए कैसे इसको काउंटर किया जाता है? रडार के थ्रू किया जाएगा। तो रडार का क्रॉस सेक्शन का कम है, इंफ्रारेड सिग्नेचर्स का कम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर कम है, तो इसको पकड़ पाना, इसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए स्टेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा अग्रणी एक फ्रिगेट है, इसलिए इंडिया ने इसको और ज़्यादा
डेवलप करने की कोशिश करी है। इसी का जो और अपग्रेडेड वर्जन है वो टेग, जो इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करता है, मतलब उसको अपग्रेड कर चुका है। इसके बाद जो इंडिया रशिया की डिफेंस रिलेशंस, उस पर भी एक नजर डालते हैं कि जो जॉइंट एक्सरसाइजेज है, जैसे एक्सरसाइज इंद्र जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें तीनों सर्विसेज आती हैं। देन नेवी के अलग से एक एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का आईएनएस विक्रमादित्य है, वो रशिया का है। इसके अलावा न्यूक्लियर अटैक जो सबमरीन है चक्र 2, वो भी रशिया की है। आर्मी की T-90 C-72 में बैटल टैंक्स, S-400 ट्रंक मिसाइल सिस्टम्स, एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट्स, वो सारे रशिया बिल्ट हैं। इसीलिए इंडिया में जो मोस्टली इक्विपमेंट्स हैं मिलिट्री के, वो मोस्टली रशिया डिपेंडेंट है। अगला आर्टिकल बात करता है उभरते सितारे फंड के बारे में। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 250 करोड़ का एक नया अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया है ताकि जो एमएसएमईज हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ा सके। सबसे पहली बात कि जो ये फंड होगा ये दो तरह से काम करेगा। नॉर्मली फंडिंग क्या होती है, आप किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं यानी डेट प्रोवाइड करते हैं। दूसरे तरह का होता है कि आप इक्विटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसमें हिस्सेदारी खरीदते हैं, उसके शेयर्स खरीदते हैं। ये जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है 250 करोड़ का, ये डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। और इसलिए इसको कहते हैं कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की खास बात ये होती है कि ये जो नॉर्मल फंडिंग होती है, या तो आप उधार दे दें या शेयर्स खरीद लें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, उससे अलग किस्म का एक फंड होता है जहां पे हेज फंड्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ये सब मिल के आते हैं। तो इसकी खास बात है, इसका कैटेगराइजेशन काफी अलग है बाकी फंड्स के मुकाबले। नॉर्मली जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सेबी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एआईएफ जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है वो सेबी के म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं आते। हालांकि उनको रजिस्टर सेबी से करना ही पड़ता है, लेकिन उनकी जो रेगुलेशन है वो अलग है। म्यूचुअल फंड का काफी स्ट्रिंजेंट एक रेगुलेटरी फीचर है कि आपको कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है, वो सब ज्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू एआईएफ। तो गवर्नमेंट एक एआईएफ फंड लाई है उभरते सितारे फॉर एमएसएमईज का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जिसको जो फंड सेटअप कर रहा है उसको मैनेज कर रहे हैं एग्जिम बैंक और सिडबी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ावा देना। कैसे करेंगे वो, तो जो नॉर्मली सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करने का काम नहीं है, इसके अलावा जो एडवाइजरी काम हो सकते हैं ताकि कैसे वो और एफिशिएंट हो पाए, जो इलाके वो और टैप कर सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट की एक्सपर्टीज है या किसी और डिपार्टमेंट की एक्सपर्टीज है, उनमें भी इनको मदद की जाएगी। और इसलिए इनके लिए अलग तरह का फंड क्रिएट किया गया है जिसमें कि बोथ फाइनेंशियल और एडवाइजरी सपोर्ट दिया जा रहा है। इसके अलावा इनको एक ग्रीन शू ऑप्शन भी दिया जाएगा 250 करोड़ का। तो ग्रीन शू ऑप्शन मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी आईपीओ अलॉट करती है, आईपीओ मतलब बाजार में अपने शेयर्स लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर करती है, तो नॉर्मली लोग आते हैं और अगर आप चाहें तो कोई कंपनी शेयर ला रही है तो आप उसके शेयर खरीद सकते हैं आईपीओ अलॉट होने के बाद। पहली बार कोई कंपनी मार्केट में आती है। ग्रीन शो ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जहां ओवर अलॉटमेंट का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। इसका मतलब कि एक एग्रीमेंट बनाया जाता है कि इन्वेस्टर्स चाहें तो और शेयर्स बेच सकते हैं अगर डिमांड ज्यादा है। मतलब अगर उम्मीद थी कि भाई हमारी इतनी डिमांड होगी शेयर्स की, उससे ज्यादा डिमांड आ जाए तो हम और शेयर बेच सकें, तो इसका मतलब है उस कंपनी के पास कैपेसिटी है और शेयर रिलीज करने की। तो वो कैपेसिटी की गारंटी कौन देगा, तो ये गारंटी का ऑप्शन यहाँ इस बार हॉर्सशू ऑप्शन के थ्रू दिया जा रहा है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एमएसएमईज को 250 करोड़ की। इसके अलावा हॉर्सशू ऑप्शन एक और होता है जहां पे अगर उन्हें लगे कि उसके प्राइस, स्टॉक्स का प्राइस बहुत कम है, जो मार्केट में शेयर्स के प्राइस बहुत कम हो गए हैं, तो वो बाय बैक कर सकते हैं मार्केट से। वो भी एक शेयर ग्रीन शो ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ हम ओवर अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा क्या है उभरते सितारे फंड, एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या करता है। अब इसके बाद जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है वो क्या चीज करता है, जैसे मैंने पहले बताया, एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड है जहां अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट को आप साथ लाते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। हेज फंड हो गए, प्राइवेट इक्विटी हो गए, वेंचर कैपिटल हो गए, वो सब फंड एकत्रित करेंगे और फिर इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो इनको भी रजिस्टर करना है किसके साथ, सेबी के साथ। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है युक्त धारा पोर्टल के बारे में। युक्त धारा पोर्टल एक नया पोर्टल बनाया गया भुवन के अंतर्गत ही, जो कि मनरेगा के अंदर जो भी काम होता है, जो भी एसेट क्रिएट होता है, अगर कहीं कुआं खोदा गया है, कुछ बनाया गया, तो वो उसको जियो टैग किया जाएगा कि अच्छा यहाँ ये लोकेटेड है, ये एसेट इस समय में बनाया गया, ताकि बाद में देखा जा सके अच्छा पिछले महीने या फिर पिछले क्वार्टर में मनरेगा के अंतर्गत इस इलाके में ये चीज बनाई गई, अब हम आगे क्या डेवलप कर सकते हैं, ताकि एक ट्रैकिंग भी हो और आगे भी विजन बनाया जा सके। तो ये इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ज्वाइंट एक वेंचर है, भुवन के अंतर्गत ही आता है। तो जियो स्पेशल प्लानिंग और मैपिंग का काम इसके अंदर होता है। और क्या करेगा ये, तो जो भी जियो टैग्ड हमें एसेट्स हैं हमारे, उसकी हमें लिस्ट प्रोवाइड करेगा ताकि हम और ज़्यादा डेवलप कर सकें अपनी चीज़ों को, चाहे कोई भी स्कीम है, चाहे वो इरिगेशन की स्कीम है या फिर कृषि विकास योजना है या फिर वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, उसके अंदर और क्या आगे करना है या क्या परफॉर्म कर रहा है पिछला एसेट, उसको देख सकते हैं। खास बात जो मैंने बोला ये भुवन पोर्टल के अंतर्गत आने वाली है। तो भुवन पोर्टल के अंतर्गत आने का मतलब
यहाँ से भुवन पोर्टल में आपको पूरा का पूरा डेटा मिलता है कि कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, इंडिया के क्या बॉर्डर्स हैं, पूरी मैपिंग की सुविधाएं दी जाती हैं, जो इंडिया का खुद का एक सेटअप है। बाकी हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगेन एक प्राइवेट एंटिटी है, तो उसके मुकाबले ये इंडिया का खुद का पोर्टल है। तो ये गवर्नमेंट का जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत, उसके अंतर्गत ही आता है कि आपको पूरा इंडिया रिलेटेड डेटा फ्रॉम इंडिया मिलता है। तो उसी के अंतर्गत हमने देखा है युक्त धारा पोर्टल बनाया गया है, कितना कार्य मनरेगा के अंतर्गत हो रहा है। अगला एक जो टॉपिक न्यूज में काफी दिनों से है चर्चा में, वो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है। ये असल में एक ऐसा पाइपलाइन इशू का अनाउंसमेंट है, जिसके तहत गवर्नमेंट कह रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं गवर्नमेंट के, वो अगले 4 से 5 सालों के अंतर्गत उसको मोनेटाइज करेगी। मोनेटाइज करना मतलब ये नहीं कि पूरी तरह बेच दिया जाएगा, मालिकाना हक प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। नीति आयोग ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन मिनिस्ट्रीज है, इनके साथ मिलकर ये प्लान बनाया था कि जो कुछ ऐसी इलाके हैं जहां पर अभी गवर्नमेंट ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रही, कुछ रेलवे स्टेशन है जहां और ज्यादा चांसेस हैं लोगों को बढ़ावा देने के, और ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, रोड से जहां और ट्रैफिक इंप्रूव किया जा सकता है, और ज्यादा तरीकों से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई जा सकती है, कमाई बढ़ाई जा सकती है, वो नहीं हो पा रही है। तो जो इंस्टीट्यूशनल लॉन्ग टर्म कैपिटल हमें मिल सकते हैं अगर हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा लेवरेज करें, उसके ऊपर फोकस करने की बात है। तो इसके तहत एक प्राइवेट पार्टीज के साथ मिलके एक ऐसा सेटअप तैयार किया जाएगा, जिसके तहत जो इंडिया के टॉप 3 सेक्टर्स हैं, रेलवेज, एयरपोर्ट, कोल माइनिंग, इनको मिला के रोड्स, पावर और गैस पाइपलाइंस को भी इंक्लूड करके एक ऐसा सेटअप बनाया जाए जहां देखा जाए किस एरिया में ज्यादा चांसेस हैं और ज्यादा फंड एकत्रित करने के, कैसे प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे वो रिटर्न्स ले सकते हैं। तो इसके तहत होगा क्या, प्राइवेट कंपनी आएगी, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करेगी, और उसके थ्रू एक पॉइंट के बाद वो गवर्नमेंट को से वो हैंडल करने का काम ले लेगी कि भाई अभी उनके अंतर्गत आ गया रेलवे स्टेशन या फिर ये रोड, वो उसको मैनेज करेंगे कैसे इससे और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। और ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, पर तत्कालिक वो है जो उसकी हैंडलिंग है वो सौंप दी जाएगी उस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, जो कि प्राइवेट फर्म के इन्वेस्टमेंट से बनी है। और जब उसका यूटिलाइजेशन पूरा हो जाएगा, मोनेटाइजेशन पूरी हो जाएगी, तब वो वापस गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। खास बात यहाँ की, यहाँ पे ब्राउन फील्ड एसेट्स में ये किया जाएगा, यानी जो ऑलरेडी रनिंग है उनकी बात की गई है, जहां पर ग्रीन फील्ड की बात नहीं हो रही। ग्रीन फील्ड जीरो से स्टार्ट होने वाले एसेट्स को कहते हैं, ब्राउन फील्ड जो ऑलरेडी रनिंग है उसको कहते हैं। तो उन एरिया को मोनेटाइज करने के लिए किया गया है। इसके अंदर लिमिटेड पीरियड ट्रांसफर होगा परफॉर्मिंग एसेट्स का, जो कि आइडल पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने की बात की गई है। उस पर इन्वेस्टमेंट कहाँ से बढ़ाया जा सके, वो प्राइवेट फर्म्स, इन्वेस्टर्स कोशिश करेंगे करने की, उसके बाद वो गवर्नमेंट को उसका मालिकाना हक या वो पूरा एसेट वापस कर देंगे। तो ये फंड है जिसके तहत 6 ट्रिलियन रुपीज का इंडिया का वैल्यूएशन होगा, मोनेटाइजेशन होगा इस प्लान का। तो ये इसका ब्रेकआउट है 2022 में 0.88 ट्रिलियन, फिर 1.62 ट्रिलियन, 1.79 ट्रिलियन और 1.67 ट्रिलियन, जो 3 टॉप सेक्टर्स हैं, रोड्स, रेलवेज एंड पावर्स। देन अदर वी हैव गैस लाइंस, वेयर हाउसिंग और बाकी जो हमारे सीपीएसईज हैं वो सारे। राइट, ये होगी नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान की बात। अगली बात है श्री नारायण गुरु के बारे में। तो काफी एक फेमस व्यक्ति हैं ये, प्राइम मिनिस्टर ने इनको हाल में ट्रिब्यूट भी पे किए। तो कई जो कास्ट मूवमेंट्स थे उनके जनक हैं ये, केरला से आते हैं और कास्ट सिस्टम के खिलाफ इन्होंने बहुत आवाज बुलंद की थी। ये असल में एजावा कास्ट से बिलोंग करते हैं और इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन शुरू से देखा था। तो उन्होंने एसएनडीपी की स्थापना की थी, जो वैकम सत्याग्रह था वो स्टार्ट किया था। इनकी एक फेमस सेइंग है मलयालम में, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। इन्होंने लॉर्ड शिव का पहला ऐसा टेम्पल केरला में स्टार्ट किया था, जो कि एक नॉन ब्राह्मण ने जिसकी शुरुआत करी थी अविपुरम विलेज में। और उसके बाद कई सारे कास्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए थे, क्योंकि काफी इसके खिलाफ फिर अपर कास्ट वाले लोगों ने विरोध किया था। तो फिर इसके खिलाफ एक एंटी कास्ट रेवोल्यूशन ऑल ओवर केरला, लेटर बाकी देश के हिस्सों में भी शुरू किया गया था। तो इन्होंने एसएनडीपी यानी श्री नारायण धर्म परिपालन नियोजन ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, जो कि कास्ट हायरार्की को तोड़ने में, सोशल अपलिफ्टमेंट पे काम करती है। वही काम सत्याग्रह किया था ताकि अनटचेबिलिटी और इनइक्वालिटी के खिलाफ केरला में, और एक पब्लिक हॉलीडे के रूप में भी इसको मनाया जाता है केरल के आसपास। तो ये बात थी श्री नारायण गुरु की, काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, प्रीलिम्स के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन्होंने एक शिवगिरी पिलग्रिमेज भी स्थापित किया था 1924 में, ताकि सफाई, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डेवोशन पे फोकस किया जा सके। तो इनकी जो फिलोसफी है, टीचिंग है, केरला में बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन में असर डालती है। और 20 सितंबर को ही इनके पास आउट हुए थे 1928 में। अब जरा रिवाइज करते हैं और देखते हैं कितनी क्लैरिटी आपको है इस टॉपिक के बारे में। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है। एक्सरसाइज इंद्रा इज ए जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। उभरते सितारे फंड इज सेटअप बाय आरबीआई एंड सेबी। Yukta Dhara portal facilitate planning of new Manrega assets using remote sensing and GIS-based information. National monetization pipeline is prepared by Finance Ministry. कितने सही है बताइए। आई होप
आपने इसको सारों को सही किया हो, क्योंकि काफ़ी ईज़ी क्वेश्चंस थे। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।